हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के आईटी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और यह हमारा आईटी सिस्टम का पहला वीडियो है, इसलिए बोले तो यह सेट 1 है। सेट 1 में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाई चांस है और ये सभी एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए, इसलिए यह बहुत आपके लिए क्रूशियल हो जाता है। और दोस्तों, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हुए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका आईटी सिस्टम में जो एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप समझ सकते हैं कि किस ईयर में पूछा गया। 2019 के इवन ईयर में पूछा गया। इवन मतलब बोले तो इवन, आपका ऑड और इवन होता है, वो इवन है। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। बात करें बिंग की, याहू की या फिर गूगल की, तो ये तीनों की तीनों हमारा सर्च इंजन हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर्च इंजन होता क्या। तो सर्च इंजन हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे जाके हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। अब बोलिए, यदि आपको सर्च करना हो कि आज का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच कौन जीता, तो आप सर्च करने जाइएगा ना, तो वही हमारा हो जाता है सर्च। जहाँ पे कर रहे हैं वो हमारा सर्च इंजन हो जाता है। वही बात करें दोस्तों हम लोग विंडोज़ की, तो विंडोज़ हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे कि हम लोग ऑपरेट करते हैं इन सभी एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को। तो बोले तो हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, विंडोज, क्योंकि विंडोज हम लोगों का एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। लेकिन जबकि इन तीनों की बात करें तो यह इन तीनों हम लोगों का सर्च इंजन हो जाता है जिसपे हम लोग किसी भी चीज़ों को सर्च करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया हार्ड डिस्क की, आपको बताना हार्ड डिस्क क्या है। यहाँ पे हार्ड डिस्क का इमेज दिया गया ताकि आप इजीली समझ सके हार्ड डिस्क देखने में कैसा होता है। तो हार्ड डिस्क एक तरीके का क्या है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी है या फिर कैश मेमोरी है या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये जो तीनों दिख रहे हैं मेमोरी के टाइप्स है। मेमोरी के 4 टाइप्स होते हैं, मैं आपको आगे थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, बट आपको बताना है हार्ड डिस्क क्या होता है, प्राइमरी है या फिर ऑक्सिलरी है या फिर कैश मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाता है, इसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यदि यहाँ पे ऑक्सिलरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ होता तो आप उसे भी क्लिक करते, वो भी आप लोगों का सही आंसर यहाँ पे हो जाता। अब आखिरकार देखते हैं कि हम लोगों का मेमोरी का 4 टाइप कौन कौन से होते हैं। तो 4 टाइप्स में आपका प्राइमरी हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्ड हो जाता है। आप इसे फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे, आई होप कि आप इसे जरूर अच्छे से पढ़ें। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, रैम और रोम का फुल फॉर्म। रोम यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। और फिर दोस्तों फर्दर अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार यह, दोनों का फुल फॉर्म बताना था। पी रोम बोले तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रश्न हमारा था हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क हम लोगों का क्या होता है, हार्ड डिस्क हम लोगों का ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाता है, बोले तो सेकेंडरी मेमोरी। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इफ शुड बी द, यदि होगा, एक्सटेंशन ऑफ एमएस ऑफिस 2007 पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट, यानी आप लोग पावर पॉइंट जरूर प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपको बताना है पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो इनमें से कौन सा होगा। एक्सटेंशन बोलो तो यदि आप पावर पॉइंट को जब सेव करने जाइएगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मैं भी आपको इमेज में दिखाता हूँ। एक्सटेंशन बोले तो यदि आप जो यहाँ पे सेव करने जा रहे हैं, आप थोड़ा अगर आपको दिखाई दे तो ध्यान से देखिएगा। एक्सटेंशन बोले तो यहाँ पे जो लगता है ना, इसे ही हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं, यानी जिस फॉर्मेट में हम लोग सेव करते हैं। तो पावर पॉइंट को हम लोग किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो डॉट हम लोगों का हो जाता है पीपीटी। आई होप कि आप समझ गए होंगे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक्सटेंशन पावर पॉइंट का क्या होता है, तो डॉट पीपीटी होता है। और दोस्तों यहाँ पे 2007 दिया गया, यदि यहाँ पे 2016 रहे या फिर 2013 रहे, फिर भी आपका आंसर सेम ही होगा, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी ही होता है। अगले प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन थोड़ा गलत है, बट मैं आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा।
अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया www स्टैंड फॉर, यानी आपको यहाँ पे www का फुल फॉर्म बताना है। यह देखिए आपके दो बार पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। पहले आप बताइए कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म हम लोगों का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार ये भी पूछा जा चुका है कि www क्या है और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो www को एक्सेस करने की हम लोगों को अनुमति देता है, यानी पहुंचने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया MS एक्सेल इज यूज फॉर क्रिएटिंग। MS एक्सेल का हम लोग उपयोग किस चीज़ को बनाने के लिए करते हैं, किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर ईमेल सेंड करने के लिए, या फिर स्प्रेडशीट के लिए। तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे कि MS एक्सेल का उपयोग हम लोग स्प्रेडशीट के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर स्प्रेडशीट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन सा बोले तो एप्लीकेशन उपयोग करते हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग MS वर्ड का उपयोग करते हैं, और ईमेल के लिए तो आप लोग जानते हैं हम लोग ईमेल का उपयोग करते हैं, जीमेल का। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले दोस्तों आप यह देख लीजिए कि MS एक्सेल के कुछ शॉर्टकट की है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X। तो इन सभी शॉर्टकट को आप लोग रिमेंबर जरूर करिए। कभी कभी आपके MCQ में रहते हैं कि कॉपी करने के लिए या फिर बोल्ड करने के लिए, बोल्ड बोले तो आप व्हाट्सएप चैट में भी बोल्ड करते हो, तो उसी तरीके से MS एक्सेल में भी बोल्ड होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड किया गया, तो इस तरीके से बोल्ड करने के लिए तो Ctrl+B, इटैलिक के लिए जो हल्का तिरछा हो जाता है तो Ctrl+I होता है। तो इन सभी कुछ शॉर्टकट की को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और MS एक्सेल कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोग इसे यूज जरूर किए होंगे क्योंकि आप लोग को यूनिट 1 में लैब करना था। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया और यूनिट ऑफ कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर की एक इकाई विच परफॉर्म अ लॉजिकल वर्क, मतलब कंप्यूटर की वो कौन सी इकाई है जो लॉजिकल वर्क यानी बोले को तर्कीय कार्य, मतलब एक बहुत लॉजिकल टाइप में काम को करने वाला कौन सा यूनिट है। ALU हमारा हो जाता है, या फिर मेमोरी हो जाता है, या फिर CPU, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए लॉजिकल को काम करने के लिए जो हम लोग का यूनिट उपयोग होता है वो हमारा ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है ALU का आपसे फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाए। तो लॉजिकल काम जो तर्क करने वाला काम होता है, तो उसके लिए हम लोग का कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया EPROM स्टैंड फॉर। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने देखा था जब मेमोरी का टाइप का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं आपको बताया था कि यह आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो जो कि 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बोलिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। EPROM का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा इरेजेबल, यानी कि हम फिर से उसे मिटा सकते हैं और फिर प्रोग्राम भी कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप उसको एक बार प्रोग्राम कर दिए फिर आप मिटा के फिर उसमें आप दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बोले तो EPROM शॉर्ट में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बताया था कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार आप इसमें कोई प्रोग्राम कर दिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, फिर मान लीजिए इससे आपको दूसरा काम कराना है, तो इस प्रोग्राम को इरेज कर दीजिए, फिर दूसरा प्रोग्राम डालिए और उपयोग कर लीजिए। तो ये होता है इसका बेनिफिट फ्रेंड्स। फिलहाल प्रश्न नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग, आपको बताना है मीनिंग ऑफ फाइबरनेट इन विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी एक तरीके का आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज एक्सपी में हमारा हाइबरनेट का मीनिंग क्या होता है। तो हाइबरनेट का मीनिंग ऑप्शन को देखिए और बताइए। ऑप्शन ही आपसे फ्रेंड्स कह रहा है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड। हाइबरनेट का क्या यह मतलब है कि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए एक सुरक्षित तरीके से, या फिर ऑप्शन भी कह रहा है आपसे रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड, यानी आप हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए और बी की बात करें तो बिल्कुल गलत है, कुछ इस तरीके का मतलब हमारा नहीं होता। बट ऑप्शन सी आपसे कह रहा है फ्रेंड्स शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग ऐप, यानी कहने का मतलब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन बोले तो बंद कीजिए,
कैसे? बिना कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज किए हुए। मान लीजिए कि आप मूवी देख रहे हैं तो आप कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन कर दीजिए बिना उस ऐप को क्लोज किए हुए। तो ये आपका ऑप्शन सी कह रहा है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर है। हाइबरनेट मोड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं या फिर कोई पिक्चर देख रहे हैं या फिर कोई गूगल देख रहे हैं या फिर यूट्यूब देख रहे हैं, तो आप तुरंत कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए, तुरंत बंद कर दीजिए बिना उस ऐप को क्लोज किए हुए। तो उसे हम लोग हाइबरनेट मोड कहते हैं और ये हमारा हो जाता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आई होप कि इसे इजीली समझोगे। ये SBT 2017 में पूछा गया था। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया वैन स्टैंड फॉर, यानी आपको यहाँ पर वैन का फुल फॉर्म बताया गया। यहाँ पे मैं आपको इमेज से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है, या फिर वेब एरिया वेब होता है, या फिर नन ऑफ दी। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैन के फुल फॉर्म की यदि हम लोग बात करें तो वैन का फुल फॉर्म हम लोग का हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से ही आप लोग को यह क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज ज्योग्राफिकल स्टेट में यानी बहुत से बड़ा मतलब रूप में, वृहत रूप में कार्य करता है, एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है। जैसे कि यदि मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मान लीजिए बैंक का ATM यहाँ और बैंक उससे काफ़ी दूर है, तो उस एक दूसरे को लिंक करता है। या फिर मान लीजिए एक बैंक का बड़ा ब्रांच एक जगह और छोटा ब्रांच यहाँ, तो इन सबों को एक दूसरे से लिंक करता है, उसे ही हम लोग वैन बोलते हैं। बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे लैन क्या है? तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म को आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। छोटे छोटे लैन के समूह को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, वही हम लोगों का वैन हो जाता है। बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप कि आप इसे इजीली समझोगे। यहाँ पे वैन का सिंपल सा डिफिनीशन जो मैं अभी आपको बताया कि छोटे छोटे लैन के समूह को एक साथ जोड़ता है, उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बोले तो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के PC से कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, या फिर बैंक का मैंने एग्जाम्पल दिया तो उस तरीके का एग्जाम्पल हम लोग का वाइड एरिया नेटवर्क का हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया शॉर्टकट की फॉर सेव स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+S होगा, Alt+S होगा, F1+S होगा, या फिर Shift+S होगा। मैंने शॉर्टकट की थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सेव करने के लिए Ctrl+S होता है हम लोगों का। और यदि और भी कुछ शॉर्टकट की बात करें कॉपी के लिए तो Ctrl+C हम लोगों का हो जाता है, Ctrl+X हम लोगों का कट के लिए हो जाता है। तो आप लोग कुछ अंडू रीडो जो कि मैंने आपको प्रीवियस दिखाया ही था प्रीवियस स्लाइड में, तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। शॉर्टकट की पूछे जाते, यह 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 में देखिए आपसे क्या पूछा गया, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक वेबसाइट पे, फिर आप इस पे क्लिक किए, फिर आप दूसरे वेबसाइट पे चले, फिर यहाँ पे क्लिक किए, फिर एक दूसरे वेबसाइट पे चले। तो इस तरीके से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे आने की क्रिया को, यानी इस तरीके के मूविंग को आप लोग क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि डाउनलोडिंग तो होगा नहीं, ब्राउजिंग कहेंगे, या फिर इसे अपलोडिंग कहेंगे, अपलोड करना कहेंगे, या फिर इसे अटैचमेंट कहेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोग का ब्राउजिंग हो जाएगा। यानी एक वेबसाइट से, ये वेबसाइट है, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग ब्राउजिंग करना कहते हैं। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया PROM स्टैंड फॉर, यानी PROM का आपको सिंपली यहाँ पे डिफिनीशन बताना है कि PROM हम लोगों का फ्रेंड्स क्या हो जाता है। तो PROM का बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, या फिर प्रोलॉग रीड ओनली मेमोरी, या फिर परमानेंट रीड ऑफ मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था PROM का स्टैंड हम लोग का क्या होता है। बोले तो PROM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे MCQ में थोड़ा गलत टाइप हो गया इसका आंसर, बट मैं आपको PDF में इसे करेक्ट करके फ्रेंड्स दे दूंगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 13 में बोला गया विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए ऑप्शन को देख के कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। विंडोज XP, तो विंडोज XP हम लोगों का क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा, यानी करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। पेज मेकर, फोटोशॉप या फिर MS ऑफिस की बात करते हैं, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों का कौन हो जाएगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों का
विंडोज एक्सपी हो जाए, क्योंकि यह एक तरीके का हम लोगों का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है। यहाँ पे आप विंडोज एक्सपी का देख सकते हैं। आप लोग यूज भी किए होंगे, आप लोग के कंप्यूटर मतलब आप लोग को जो लैब करने जाते हैं तो वहाँ पे विंडोज ही हम लोगों का रहता है। तो हम लोगों का विंडोज एक्सपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया विच इज वाइडली यूज्ड, मतलब कौन ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा उपयोग होता है, यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, एमएस वर्ड होगा या फिर ऑप्शन बी एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा या फिर एमएस एक्सेल या फिर एमएस एक्सेस। तो इस प्रश्न की करेक्ट आंसर बात करें तो हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग करना है तो हम लोग एमएस वर्ड का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और पावर पॉइंट का उपयोग तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, और एमएस एक्सेल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया विच टूल बार अलाउज, मतलब कौन सा टूल बार है जो एक्सेस करता है, अलाउज मतलब अनुमति देता है चेंजिंग ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट बोले तो साइज, मान लीजिए इतने साइज का लिखा हुआ है तो इससे बड़ा साइज, चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज इन एमएस वर्ड। फॉन्ट बोले तो ये इस स्टाइल से लिखा हुआ, फिर आपको इस स्टाइल से लिखा हुआ आ जाएगा, ये हमारा हो गया फॉन्ट। और बात करें साइज की तो ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो वो कौन सा टूल बार है जो इस तरीके की अनुमति देता है, स्टैंडर्ड हो जाएगा या फिर फॉर्मेटिंग या फिर प्रिंट प्रीव्यू या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न की करेक्ट आंसर बात करें तो वो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग मतलब आप उसमें जाके एडिट कर सकते हैं, इस तरीके का लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरीके का लिखा हुआ कर सकते हैं, उसके साइज को बढ़ा घटा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोस्तों अगर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग जाके देखते हैं कि जो तरीके का हम लोग डॉक्यूमेंट बताएं वो प्रिंट होने के बाद किस तरीके, यानी आप उसे जिरक्स करके निकालिएगा कंप्यूटर से बाहर हार्ड कॉपी में तो वो किस तरीके का दिखेगा, वो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेटिक विंडो किस तरीके का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फॉर्मेटिक विंडो का मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाया हूँ कि किस तरीके का रहता है। यहाँ पे देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन करने का है। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट का साइज बोले तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से कलर उलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिक विंडो हो जाता है वर्ड में। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, मतलब किसी कंप्यूटर में इंटरनेट उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई, बोले तो हम किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से हम उसे ढूंढेंगे क्यों हमारा कहाँ पे है, कैसे है। ईमेल एड्रेस के द्वारा या फिर सीट एड्रेस के द्वारा या फिर आईपी एड्रेस के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि ये आपके मोबाइल से भी रिलेटेड है। तो देखिए मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, वो उसमें यदि इंटरनेट है तो आप उसे किस तरीके से आप उसे पहचानिएगा। तो आपको पता होना चाहिए सभी चीज़ों का एक आईपी एड्रेस मिलता है। तो हम लोग आईपी एड्रेस को द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सिस्टम वो कंप्यूटर हमारा कहाँ पे, उसका एक आइडेंटिफाई मतलब उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यूनिक एक तरीके का नंबर दिया जाता है और वो सब डिवाइस का अलग अलग होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस रहता है। आप अपने मोबाइल का भी देख सकते हैं, अपने आईपी एड्रेस होगा आपके पास। तो कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस रहता है और वो सब डिवाइस का अलग अलग रहता है। तो हम लोग इस आईपी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम कहाँ पे है, कैसा है। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होगा आप लोग इसका नाम आप बहुत कम सुनते होंगे क्योंकि आप गूगल क्रोम यूज करते हैं। बट यदि आप 2002 यदि उससे पहले जाएं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर उस समय बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो ये फॉल्स अंडर कहाँ पे खराब हो गया, इसके पीछे फॉल्स होने के पीछे कारण क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो फॉल्स हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जी नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, कंप्यूटर तो होगा नहीं। बात करें ब्राउजिंग की तो ब्राउजिंग ही हमारा करेक्ट आंसर है। एक्चुअली दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीके का ब्राउजर है और यह ब्राउजर आया था तो उस समय तो खूब चला, बट धीरे धीरे इसमें उस तरीके का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और हम लोगों का गूगल क्रोम है जो है इसे पीछे छोड़ दिया, यानी गूगल क्रोम आगे निकल गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोगों का ब्राउजरिंग में ही फेल हो गया, मतलब सही तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये फॉल कहाँ हुआ, तो हम लोग का ब्राउजर में ही फॉल हो गया। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि बात करें हम लोग कुछ ब्राउजर की तो ब्राउजर में हम लोगों का हो जाता है गूगल क्रोम जो कि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स उपयोग किया जा रहा है।
प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है GUI स्टैंड फॉर, GUI का आपको फुल फॉर्म बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्राफिक्स यूजर इनहेटर, या फिर ऑप्शन बी ग्राफिक्स यूजर इंटरवल, या फिर ऑप्शन सी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राफिकल यूजर इंटरवल। तो करेक्ट आंसर की यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अब आप लोग सोचिए कि GUI आखिर है क्या, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है क्या। तो फ्रेंड्स आप लोग मोबाइल जरूर उपयोग किए, तो मोबाइल में जो आइकन आप लोग देखते हैं, शुरू का जो आइकन रहता है, किसी में डायरेक्ट ऐसे सिंपल चरखुट रहता है, या फिर किसी में कुछ तरीके का डिजाइन करके रहता है। तो आप जिस तरीके का शो होता है ना डिस्प्ले पे आइकन, ये सब फॉन्ट वॉन्ट लिखा हुआ, तो ये किसका कमाल है, ये GUI का ही कमाल है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का ही कमाल है, जिस कारण से आपका आइकन तरह तरह का दिखता है, आपका रंगीन रंगीन जिस तरीके का आप रखते हैं फॉन्ट ये सब। तो ये हमारे किस कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के कारण ही होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया मॉनिटर इज अ डैश डिवाइस। मॉनिटर एक तरीके का कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनपुट एंड आउटपुट दोनों हो जाता है, या फिर नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। तो मॉनिटर एक तरीके का हम लोगों का आउटपुट डिवाइस हो जाता है। आउटपुट डिवाइस बोले तो वो कि जो आपको डाटा देगा, बाहर की ओर देगा। इनपुट यानी जिसमें हम लोग डाटा फीड करते हैं, हम लोग खुद इंटर करते हैं, बट मॉनिटर हम लोग का क्या आउटपुट डिवाइस, हम लोग को दिखाता है कोई चीज़ कि मूवी इस तरीके से चल रहा है, ये चीज़ डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। तो मॉनिटर हम लोगों का एक तरीके का आउटपुट डिवाइस हो जाता है। यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस दिए गए, इसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ईजिली होता है, ये आप लोग को पता होगा कि स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, इस तरीके का हम लोग क्या है, तो हम लोग का आउटपुट डिवाइस हो जाता है, या फिर प्रोजेक्टर। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 यानी आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न पे चलने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इनपुट डिवाइस दिए गए हैं, कुछ आउटपुट, और यहाँ पे जो बीच में दिए गए ये आपके कॉमन है, ये आपके इनपुट भी है, ये आपके आउटपुट है। बोले तो डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं, यानी आप इनपुट ले सकते हैं और उसी में आप फोटो को देख भी सकते हैं। तो ये एक तरीके का हम लोगों का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाता है। या फिर टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से जैसे कि आपको आजकल हम लोग का जो मोबाइल है, इससे हम लोग टच करके डाटा को इनपुट भी देते हैं कि इस ऐप को खोलो, इस ऐप को खोलो, यूट्यूब खोलो, तो आप यूट्यूब खोल लीजिएगा। मेरा चैनल को यानी बोले तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा लर्निंग लोशन को टच करके। बट यदि आप वहाँ से आप वीडियो को देख भी सकते हैं, जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये हम लोग का इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हो गया टच स्क्रीन। आई होप कि आप इसे इजीली समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब प्रश्न नंबर 20 आपसे कर रहा है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 20 में आपसे बोला गया डिवाइस दैट अलाउज यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। वो कौन सा डिवाइस है जो अलाउ करता है, अनुमति देता है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालने के लिए, यानी बोले तो कंप्यूटर को अंदर डाटा को, बोले तो इंफॉर्मेशन को, सूचना को अंदर भेजना है, तो कौन सा वह डिवाइस होगा, आउटपुट, इनपुट, या फिर प्रोसेसर, या फिर ALU। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस दिए गए जिससे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया जो कि हम लोग गेम खेलने में उपयोग करते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, बटन टिप टिप के हम लोग उपयोग करते हैं, या फिर बोले तो स्कैनर हम लोगों का हो गया। तो ये सभी हम लोगों का एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें। ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है, इसे देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।